Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you for your concern. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्ययन। आपके पास यहाँ पर जो लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ वो बेसिकली न्यूमेरिकल है और आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये बोर्ड के रिपीटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और इन न्यूमेरिकल्स को लगाने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास जो न्यूमेरिकल है पहले वो देख लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल है क्या। तो बच्चों आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो भी अपडेट्स रहें वो मिलती रहें। तो क्वेश्चन आपके पास है कि प्रोटॉन ऑफ कॉस्मिक रेज आर स्ट्राइकिंग ऑन द अर्थ विद द रेट ऑफ 10 प्रोटॉन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कह रहा है कि प्रोटॉन जो कॉस्मिक रेज का है वो अर्थ पे स्ट्राइक कर रहा है 10 प्रोटॉन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर पर 10 प्रोटॉन एक साथ स्ट्राइक कर रहा है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट रिसीव्ड बाय द अर्थ बाय दिस प्रोटॉन। कितना अर्थ करंट रिसीव कर रहा है और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁶ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करंट डेंसिटी निकालते हैं। तो करंट डेंसिटी निकालने के लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आप J इज़ इक्वल टू, अब टोटल प्रोटॉन अगर आपके पास पता करें तो 10 प्रोटॉन पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। तो जब 10 प्रोटॉन पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है तो आप यहाँ पर करंट डेंसिटी निकालोगे और करंट डेंसिटी निकालने का सीधा फॉर्मूला है करंट डेंसिटी J बराबर, अब आपको ऑलरेडी कह दिया है कि 10 प्रोटॉन पर मीटर स्क्वायर मतलब J बाई ए आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो आप सबसे पहले नोट कर लो, तो 10 प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻19, इतना हो जाएगा। अब J की वैल्यू क्या होती है I बाई ए, इसका मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा। अब आपके पास अर्थ का सरफेस एरिया निकालना होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अब जब बात अर्थ की सरफेस एरिया की आएगी तो आप इसको S से नोट डाउन कर लीजिए और अर्थ का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr², क्योंकि हम लोग अर्थ को स्फीयर कंसिडर करेंगे तो स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है। अब यहाँ से जब आपको S निकालना है तो 4 इंटू पाई किलो 3.14 इंटू r² मतलब r के लिए आपको 6.4 इंटू 10⁶ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁶ नोट कर लेंगे और इसका स्क्वायर। अब देखिए 4 4 जा 16 का 6 1 4 1 जा 4 और 5 और 4 3 जा 12 इंटू 6.4 का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे 6.4 का, तो 6.4 इंटू 6.4 4 हो जाए 16 1 4 6 जा 24 25, फिर आप करोगे 6 4 जा 24 का 4 2 बचेगा 6 6 जा 36 और ये रहा 38 6 10 11 और ये रहा 4 पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 41.06, तो ये हो जाएगा 41.06 इंटू 10⁻12। अब इसको आप इस पर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो कितना आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 5.14 इंटू 10⁻12, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5.14 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग निकालना है करंट, तो करंट रिसीव्ड बाय द अर्थ, अर्थ कितना करंट रिसीव करेगा ये हम लोग निकालना है। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा I इज़ इक्वल टू J इंटू एस। जे की वैल्यू कितनी है
16 इंटू 10⁻⁻19 और s की वैल्यू 5.414 इंटू 10⁻14, इतनी वैल्यू आपको गिवन है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 0.823 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो आप इसको लिख सकते हो 0.823 एम्पियर। तो इतना करंट जो है अर्थ रिसीव करेगा अगर 10 प्रोटॉन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड से कोई प्रोटॉन जो है अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो ये वाला सेकेंड वाला न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहा है कि करंट फ्लोइंग इन वायर डिपेंड ऑन द टाइम। जो वायर में करंट फ्लो करता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और इस क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है जिस तरह करंट जो है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर I0 10 एम्पियर है और ये जो अल्फ़ा है वो है 2 एम्पियर पर सेकेंड। कह रहा है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। हम लोगों को चार्ज का अमाउंट पता करना है कि वो 10 सेकेंड में किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है आप वो नोट करो। तो आपके पास गिवन है I0 की वैल्यू 10 एम्पियर, फिर क्या गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर पर सेकेंड दिया है। आपके पास इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 प्लस अल्फ़ा टी। I0 और अल्फ़ा की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कीजिए तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 2t। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू हो जाएगी। आपको निकालना है चार्ज, तो लिखोगे चार्ज फ्लोइंग in any cross section of the wire in 10 सेकेंड। अब जब आप इतना करोगे तो आपको फॉर्मूला पता है dq इज इक्वल टू आई डी टी। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी और 0 से लेकर 10 सेकेंड के लिए हम लोग करना है। तो आपके पास q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 10 और i की वैल्यू है आपके पास 10 प्लस 2t dt, इतना है। अब आप क्या करोगे कि आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 बाहर कीजिए dt 0 से लेकर 10 प्लस फिर ये 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा 0 से लेकर 10 और फिर हो जाएगा t dt। इतनी बात समझ में आ रही। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 और dt को इंटीग्रेट करोगे तो t और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 10 तक, ठीक है, प्लस 2 इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 0 से लेके 10 तक, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास हो जाएगा q, तो ये 10 तो है ही, तो जाएगा 10 माइनस 0 प्लस ये 10 10 जा 100 माइनस ये 0 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू 200 कूलम। इसका मतलब कि 200 कूलम जो है चार्ज फ्लो करेगा 10 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन में, जब आपके पास करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 अल्फा टी होगी और डाटा आपके पास ये जो गिवन होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 बता रहा हूँ। नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ये आप कह सकते हो कि सेकंड न्यूमेरिकल का ठीक उल्टा कहानी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको करंट दिया हुआ था, चार्ज फाइंड आउट करना था, लेकिन इस न्यूमेरिकल में आपको चार्ज गिवन है और करंट फाइंड आउट करना है। जब चार्ज दिया रहे और करंट निकालना हो तो आपको डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर करंट दिया हो और चार्ज निकालना हो तो ऐसे कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। तो इससे पहले आपने इंटीग्रेट किया था, अब आपको डिफरेंशिएट करना होगा। इसीलिए क्लास 12th में बच्चों को कैलकुलस आना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नॉर्मली
लग सकता है। तो अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट हो रहा है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में, तो आप मैथमेटिकल टूल्स हमारे चैनल में जाके आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो हाँ, तो आपके पास ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है कि चार्ज Q बराबर 5t² प्लस 4t प्लस 10 हो जाएगा। बात सुन रही है? अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर कि आपको करंट निकालना है। तो अगर आप करंट का फॉर्मूला या इंस्टेंटेनियस करंट की अगर आप बात करें तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब कि आपके पास I इज इक्वल टू डी बाई डी टी इन द ब्रैकेट 5t² प्लस 4t और प्लस 10। वैसे मैं इसको डायरेक्ट कर देना था, लेकिन मैं इसको एक एक करके स्प्लिट करके कर रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 10t, पावर आगे आ जाएगा, पावर में से कम हो जाएगा तो 10t, ये हो जाएगा 4, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आपके पास सिर्फ करंट की वैल्यू ये आएगी। अब आपको पता करना है कि करंट हम लोगों को वायर में t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए चाहिए। तो करंट इन टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, देयरफॉर ऐसे कंडीशन में I इज इक्वल टू, जहाँ पर t है वहाँ पर आपको 4 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 10 इंटू 4 और प्लस 4, तो 10 4 जा 40 और प्लस 4, ठीक है, तो हो जाएगा 44 एम्पियर। तो इस तरह से आपको कोई डाउट नहीं होगा न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने में। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को आप ईजी से जस्टिफाई कर पाओगे। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल नंबर 4 आपको बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, उस न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या कह रहा है कि 2 वायर्स A एंड B, 2 वायर एक A है और एक B है, ऑफ सेम मास सेम है, एंड मटेरियल आर टेकन। तो मटेरियल और मास दोनों सेम है, ठीक है। डायमीटर ऑफ वायर A इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ वायर B। A का कह रहा है डायमीटर ऑफ वायर A इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ B, मतलब B के डायमीटर से A का डायमीटर आधा है। इफ वायर A हैज रेजिस्टेंस 24 ओम, इफ वायर A हैज रेजिस्टेंस 24, मतलब पहले वाले वायर का अगर रेजिस्टेंस 24 ओम है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर B। हम लोग को वायर B के लिए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि पहले वाले वायर A और B का लेंथ L1 और L2 है और रेडियस R1 और R2 है, ठीक है। तो कंसिडर करिए कि लेट अस कंसिडर द लेंथ ऑफ wire A and B is L1 and L2, where the radius of the wire is R1 and R2, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूला है। यहाँ से आप लिख सकते हो रो L अपॉन एरिया को आप लिख सकते हो पाई R स्क्वायर। अगर ऊपर और नीचे L से मल्टीप्लाई करें, L और नीचे भी L, तो हो जाएगा रो L स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू L। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो आप सीधे इसको लिख सकते हो रो L स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो अगर R1 और R2 की बात करोगे तो चूँकि मटेरियल और मास दोनों सेम है तो वॉल्यूम भी सेम है, तो लिखेंगे देयरफॉर R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू, अब रो और V तो डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा L1 अपॉन
L2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड मास ऑफ द बोथ द वायर आर सेम, तो आप कह सकते हो कि m इज इक्वल टू, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह पे आप रो कर दो, ठीक है, चाहे डेंसिटी को आप डी रख के रहो, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर जब बात आती है तो आप लिखोगे पाई R1 स्क्वायर L1, और इधर लिखोगे D इंटू पाई R2 स्क्वायर L2 लिखोगे। अब इन दोनों इक्वेशन से D से D कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में एक चीज़ दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ वायर डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ वन is equal to half of the diameter of B, D2 कंसिडर किया, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो D1 को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप D1 की बात कर रहे हो, अगर आप यही रेडियस में आते तो आप इसको लिख सकते हो 2R1 इज इक्वल टू 2R2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, इस 2 को यहाँ भेज दो, तो आप लिख सकते हो R1 इज इक्वल टू R2 बाई 2। तो अब इससे आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पर आपके पास R2 अपॉन R1, तो इस 2 को आप यहाँ भेज दो, तो आपके पास हो जाएगा तो हो जाएगा R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को, तो नाउ इक्वेशन 3 विल बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, R2 अपॉन में R1 की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो L1 अपॉन में L2 की वैल्यू हो जाएगी 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को उठा के और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको ले आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो हेंस इक्वेशन 2 will be written as R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 की वैल्यू 4 आ गई, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 16, तो हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 16। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि पहले वाले का रेजिस्टेंस 24 आपको गिवन है, तो आप क्या लिखोगे R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 16, तो हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 16, ठीक है। आप इसको 4 से कैंसिल कर लो, तो आपके पास आ जाएगा 6 4 या 24, ये हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से कैंसिल कर लो, तो हो जाएगा 3/2, मतलब कि रेजिस्टेंस जो B वाले का आएगा हो जाएगा 1.5 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर B इज़ 1.5 ओम। तो इस तरह से आप एक एक स्टेप को जब सॉल्व करते आओगे तो आपको ओवरऑल आंसर जो रेजिस्टेंस B का है, जो वायर B का रेजिस्टेंस है, वो हो जाएगा 1.5 ओम। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।